हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आप लोग स्टोइकोमेट्री देख रहे हैं। तो पहले दो वीडियो चल रहा है, एक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और एक चल रहा है स्टोइकोमेट्री। तो दोनों को पहले चलाने का मतलब है कि जिनको जहाँ दिक्कत हो रहा हो वह कंपेयरिंग वीडियोस को देख लेंगे। स्टोइकोमेट्री के इस लेक्चर को देखने के पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स को देखना पड़ेगा और देखना मस्ट है। आप नहीं देख पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। जैसे मोल का कंसेप्ट क्या था, हमने मोलरिटी तक पढ़ाया था। मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड को जब हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो 1 लीटर हो गया। उसमें सॉलिड का कितना मोल डिजॉल्व कर रहा है, इसी को हम मोलरिटी डिफाइन किया था। अब आज हम पढ़ाएंगे मोलरिटी। तो देखिए, मोलरिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड जो डिजॉल्व होता है। अब वो कहता है कि 1 kg सॉल्वेंट में, नॉट सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व कर रहा है। शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं, हम 100 ग्राम चीनी को डिजॉल्व कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम वाटर में, अब दोनों मिलाकर सॉल्यूशन कितना का हो जाएगा। 100 ग्राम 1 किलो हो गया आपका पानी और इधर हो गया 100 ग्राम चीनी, तो 1 किलो 100 ग्राम यानी कि 1100 ग्राम हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना डिजॉल्व कर रहा है, 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज सॉल्वेंट। इसमें भूल रहा है। तो अब यहाँ देखने की बात है, देखिए यहाँ एक नई टर्म है मोलालिटी। मोलालिटी, इसे देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से और ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। मोलालिटी कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व करता है, इसी को कहते हैं हम लोग मोलालिटी। मोलालिटी में देखेंगे हम लोग क्या मतलब बनता है। 1 kg में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व कर रहा है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, यानी कि हम कहेंगे कि 1 kg में कितना सॉलिड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, इसको निकालते हैं डायरेक्ट मोलालिटी। मोलालिटी हमारा हो जाएगा n फॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, जितना टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड होगा उसको डिवाइड कर देंगे जितना केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो 1 kg में निकल जाएगा। इसको मैं कर दिया सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान रहे सॉल्वेंट का जो अमाउंट है और केजी में ही होना चाहिए। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, ये जनरलाइज मेथड है। जितना टोटल मोल्स ऑफ सॉलिड होगा उसको टोटल वेट ऑफ सॉलिड, जितना मास उसका दिया हुआ है उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 1 kg सॉलिड वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व होगा वो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अरे बात करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाएंगे, समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखो, इफ, ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ऐसा करते हैं इसको हम 196 कर देते हैं, 196 ग्राम ऑफ H2SO4
is dissolved in, यहाँ से दिया गया आपको 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ देखना एक बात का है, फाइंड मोलारिटी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है ये क्या है बताइए, ये सॉलिड है, और वाटर जो है क्या है, सॉलिड है। इसका मास किसने दिया है, ग्राम में, तो ग्राम में मास को क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। विदाउट केजी आपका आंसर नहीं आएगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, मोल का तो यूनिट मोल होगा, बाई क्या हो जाएगा, केजी। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मोल पर केजी, या इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि मोलर सॉल्यूशन। मोल पर केजी क्या है, या एमडी के ब्रैकेट है, मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सवाल है कि केजी में सॉल्वेंट बनाना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको पहले निकालना पड़ेगा भाई, कितना है भाई, 500 ग्राम। आपको देखिए एक बात हम समझा देते हैं, तब इसको बनाएंगे। मतलब है कि अब बच्चे वाला काम नहीं करना है, 2000 करना है। देखिए अब 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। पहले बातों को समझिए, 1000 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 1 केजी। तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, 1/1000 केजी। अब देखेंगे इसको हम कैसे चेंज करते चले जाएंगे। तो 1 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 क्यूब लिख सकते हैं 1000 के बदले में। तो यहाँ आ गया कि 1 ग्राम इक्वल टू 10 का पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 केजी। अब जितना ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा उसको हम 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ग्राम में कितना केजी आ रहा है, 10 power -3 केजी। 1 ग्राम इतना है, जितना ग्राम है उसको कैसे निकालेंगे, इसको 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा केजी में। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करोगे, 500 ग्राम इक्वल टू 500 इंटू 10 to the power -3 केजी। अब यहाँ क्या होगा, इसको भी 10 के फॉर्म में ले लो, तो 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 के लिए क्या होगा, 10 स्क्वायर इंटू 10 का पावर -3। 10 स्क्वायर कर लोगे 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 100 की क्या लेंगे, 10 स्क्वायर इंटू 10 to the power -3 इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 10 का पावर -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1। ये निकल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग को देखना है नंबर ऑफ मोल। भाई नंबर ऑफ मोल मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल किसका निकालेंगे, सॉलिड का, H2SO4। तो मोल तो दिया नहीं है, वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। वेट बाय मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा वेट बाय मोलर मास। वेट कितना है हमारे पास, 196 बाय, अब हाइड्रोजन का एक होता है, 2 है, कितना हो गया, 2 प्लस सल्फर का 16 टू जा 32, एक ही सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, 8 टू जा 16 इवन नंबर है, और 4 है, कितना हो गया, 16 4 जा 64। 196 बाई 98 कैंसिल, कितना मोल मेरे पास आ गया भाई। अब निकालेंगे मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड मेरे पास क्या है, H2SO4 बाई वेट ऑफ वाटर। मोल कितना आ गया मेरे पास, 2 मोल। बाई क्या होगा भाई, बाई आ जाएगा 5 इंटू 10 to the power माइनस इतना के, इतना के। अब क्या होगा, 2/5 है, 10 का पावर -1 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं 2/5 इंटू 10 का पावर
ऊपर आएगा कितना हो जाएगा +1, तो 5 दूना 10 इक्वल टू आंसर आएगा मेरा 4 मोल पर केजी, या इसको हम कर सकते हैं 4 मोलर सॉल्यूशन। 4 आंसर है। ये था कॉन्सेप्ट मोलारिटी का। तो मोलारिटी को हम लोग कैसे देख रहे हैं तो समझ रहे हैं। अब देखो हमने क्या किया, तो कुछ नहीं किया। हमारे पास है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या लगा दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल टू मोल बाय केजी, यानी मोल पर केजी और मोलर सॉल्यूशन। एम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट है इसका। अब 196 ग्राम ऑफ H2SO4 है, ये सॉलिड है, ये डिसॉल्व कर रहा है 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन वाटर में, तो मोलारिटी निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाले 500 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे केजी में लाने के लिए 10 to -3 से, तो इसको 5 into 100 लिख सकते हैं, 5 into 10 स्क्वायर into 10 to -3, तो -3 10 का बेस सेम है, 10 का पावर -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 into 10 का पावर -1। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, वेट बाय मोलर मास। तो इसका वेट कितना है गिवन 196 बाय इसका मोलर मास निकाल 2 + 7 2 + 64 कितना आ गया 98, और ये कितना आ गया 2 मोल। तो मोलारिटी कैसे निकला, नंबर ऑफ मोल H2SO4 जो सॉलिड है बाय वेट ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है, 2 मोल बाय 5 into 10 का पावर -1, 2 by 5 into 10 का पावर -1 इसको ऊपर ले जाओ 10 का पावर +1, यानी 1 पावर में लिखते हैं प्लस 5 to 10 2 to 4 4 मल्टीप्लाई करके दी या 4 मोलर। इसको आप लोग समझ लीजिए। हम ये नेक्स्ट में सारी बातों को समझा रहे हैं कि हम प्रॉब्लम में बड़े बड़े प्रॉब्लम बनाएंगे, हम सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास जो समझाना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखिए, इसको पॉज करके पूरा को कॉपी करके नोट बना लो, वैसे वेबसाइट पे नोट जाएगा। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल। हम सिर्फ एक्वाइंटेड कर रहे हैं स्टैग्योमेट्री का टॉपिक से, उसके बाद इस पर जब कोई कुछ दूर तक बता देंगे फिर हम प्रॉब्लम्स कराना शुरू करेंगे। देखो अब आता है टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो घुमा के देखो एक्स को ऐसे, इसको पढ़ते हैं जीटा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जीटा। होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में देखो रेशियो होता है, पता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। बड़ी बात नहीं है। तो कह रहा है कि जब सॉल्यूट का मोल और सॉल्यूशन का मोल का रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो कह रहा है कि जब सॉलिड भी है और सॉल्वेंट भी है तो दोनों मिलाकर क्या होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का भी कुछ मोल होगा, सॉल्यूट का भी कुछ मोल होगा, सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होगा। तो सॉल्यूट के मोल को सॉल्यूशन के मोल से का रेशियो निकालें, इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और जब सॉल्वेंट के मोल से जब सॉल्यूशन के मोल को हम रेशियो बनाते हैं, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ध्यान से समझना इस चीज को। मान लेते हैं एक सॉलिड है एक सॉल्वेंट है, दोनों को मानते हैं। देखो ध्यान से, हमने मान लिया लेट ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीजों का सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इन which is
सॉरी, पर डिफिनेशन कर दे तब तुम लोग बताएंगे कैसे होता है। डिफिनेशन देख लो क्या कह रहा है, बोल रहे डिफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ number of mole of solid and number of mole of solution। मतलब रेशियो ले रहे हैं सॉलिड का मोल का और सॉल्यूशन का मोल का, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है ये देख लो। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया बोलो, जीटा से। तो जीटा को कैसे लिखोगे, देखो जीटा, अरे मोल फ्रैक्शन किसका मोल फ्रैक्शन बोलो, सॉलिड का। तो सॉलिड का मोल बाई क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड का मोल ऊपर है, तो सॉलिड का मोल को कंपेयर कर रहे हैं, तो लिखेंगे इसको किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे जीटा सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, और बाई हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसकी बात हो, ठीक है। अब कहता है एंड नाउ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मोल से कंपेयर कर दो सॉल्यूशन को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ, फिर वही सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन किसका मोल फ्रैक्शन बोलोगे बताओ, सॉल्वेंट बाई सॉल्यूशन किसका मोल फ्रैक्शन बोलोगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास क्या होगा, फिर देखो जीटा मोल फ्रैक्शन किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का। मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखो तो समझाने पड़े तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल समझो। मान लो कि कोई सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का नाम है ए बी। हमने मान लिया कि ए कोई सॉल्वेंट है और बी कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड। अब एक बात ध्यान समझोगे कि सॉल्यूशन मेरे पास क्या बन गया, ठीक है। इसका भी नंबर ऑफ मोल होगा, इसका भी नंबर ऑफ मोल होगा, इसका भी नंबर ऑफ मोल होगा। तो अब बताओ तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, कैसे निकालोगे, जीटा ए सॉलिड निकालना है, जीटा बी सॉलिड माने हो, सॉलिड माने हो। तो सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो बी को हमने क्या माना सॉलिड, जीटा बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कौन होगा, बी होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बी। और कोई कह देगा तो निकालो जीटा ए बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये इसका हो जाएगा, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो कांसेप्ट को क्लियर कर कि कोई सॉल्यूशन ए बी था, इसमें ए सॉल्वेंट था बी सॉलिड था। तुमको कहा भाई निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, तुमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, बी था, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है ए। हमको निकालना है जीटा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने क्या निकाला नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नहीं सॉरी क्या हो जाएगा ए बी। क्लियर है, इसको ध्यान से एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लोगे या फिर अब देखो, अब हम सॉल्व कराते हैं बातों को। अब बात समझ गए
क्या होता है सॉलिड सॉल्वेंट और उसका मोल फ्रैक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं। अब इस पर देखेंगे कि किसी सॉल्यूशन एक कंसेप्ट है जिसको हमको प्रूव करना है और समझना उसका न्यूमेरिकल बेस है। ये कह रहा है, ध्यान समझना है इस बात को, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड होंगे और जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा, उस दोनों का मोल फ्रैक्शन जो होगा उसका सम ऑलवेज 1 के इक्वल। ये प्रूफ भी कर देंगे और न्यूमेरिकल बनाने में सोचिए थोड़ा कि कैसे होगा। किसी भी हायर प्रॉब्लम में तुमको दिक्कत नहीं होगा अगर तुमको मोल फ्रैक्शन आता है। अब यहां देखते हैं, देखिए अब हमको समझना होगा कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल कैसे होगा। लेट AB is a binary solution, in which अब हम मान लेते हैं A यहाँ पर क्या था सॉल्वेंट, B क्या था मान लेते हैं इसको, ठीक है, अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और Nb हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड। ऐसा लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इक्वल टू Na, नंबर ऑफ मोल ऑफ B इक्वल टू, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट और सॉलिड का निकल गया, अब किसका निकालना है मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा इसका और इसका जोड़ देंगे। भाई सॉल्वेंट का ये रहा, सॉलिड का ये रहा, तो सॉल्यूशन का क्या होगा, दोनों का मोल को ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, सॉल्यूशन अभी निकल गया। अब आप निकालो जीटा ए, क्या लिखोगे बताओ, जीटा ए में हमको क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई सॉल्यूशन लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मोल कितना आ रहा है बोलो, Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे जीटा बी, ये हो जाएगा Nb बाई Na प्लस Nb, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, जीटा ए प्लस जीटा बी, और वही उसके वैल्यू निकालना है हमको। तो जीटा ए देखो, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, प्लस उसको करो, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब क्या होगा, जीटा ए प्लस जीटा बी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा Na प्लस Nb। अब ये कट गया तो क्या बचेगा बोलो, Na प्लस ये कट गया तो क्या बचेगा Nb, दोनों सेम वैल्यू क्या होगा, कट गया। तो आ गया जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल। कंसेप्ट क्या है, देखो समझो बात हो, कंसेप्ट में बस क्या है, यही समझना है, ये खेल है। कंसेप्ट ये कह रहा है किसी सॉल्यूशन में कुछ सॉलिड होंगे कुछ सॉल्वेंट होंगे, दोनों को मिलकर क्या हो गया सॉल्यूशन। तो सॉलिड का मोल और सॉल्वेंट का मोल, इस दोनों का ऐड अप कर देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन का मोल बनेगा। अब वहां हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं, उसका वैल्यू ऑलवेज यूनिटी यानी 1 के इक्वल होता है। यही मेरी बात समझना था। तो ये कंडीशन किसी भी सॉल्यूशन में हो, हम एक लाइन कह भी सकते हैं, देखो ध्यान से, ये एक स्टेटमेंट भी जा सकता है। क्या स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल, अब देखो जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि जीटा ए या जीटा बी का अलग अलग वैल्यू 1 से क्या हो कम होगा। सवाल है कि जीटा ए प्लस जीटा बी
इस दोनों का सम कितना है हमारे पास 1। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, जीटा ए की वैल्यू भी 1 से कम होगा, जीटा ए की वैल्यू भी 1 से कम और जीटा बी का वैल्यू भी 1 से कम। ये तो कंफर्म है, तो दोनों को जोड़ने में 1 की इक्वल हो रहा है। हमारा 0.5 है, 0.5 है, ये 0.4 है, 0.6 है, ये 0.2 है, 0.8 है। ये 0.2, ये 0.8, अगर 0.4, 0.6, अगर 0.5, 0.5 इक्वल टू 1 होना है ना। तो नो डाउट कि दोनों का अलग अलग वैल्यू जो है, इंडिविजुअल वैल्यू जो होगा वो 1 से ज़्यादा कम होगा। अब इस आधार पे हम किसी सॉल्यूशन का एग्जांपल लेंगे, हम देखेंगे कि उसका सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन में 1 की इक्वल होगा। देखो तुम्हारे मन में जो भी आ जाए, कोई डिजिट आ जाए, लगे कि ऑड है, इवन है, नहीं कटेगा, कैसा भी डिजिट ले लो, लेकिन वह उसका जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का 1 के बराबर है। चलो देखो अब मान लें क्या केस बनता है। इफ nine moles of A and 4 moles of B, ठीक है, next and formed a solution A। हमको प्रूफ करना है ये दोनों का वैल्यू सम जो है 1 के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना निकालोगे बोलो 9। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना निकलेगा बोलो 9। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना निकलेगा बोलो 4। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो सॉल्यूशन का मोल होगा, जो सॉल्यूशन का मोल होगा वो कितना हो जाएगा Na प्लस Nb कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना आ गया 30। नंबर ऑफ मोल ए गिवन है 9, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी 4 गिवन है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी सॉल्यूशन हो गया, कितना आ रहा है 9 प्लस 4 कितना आ गया। अब तुम निकालो जीटा ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना आ गया 9/30। चलो अच्छी बात। अब जीटा बी का वैल्यू निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस कर दो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो 4/30। अब दोनों को जोड़ो, तो जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 9/13 प्लस 4/13 इक्वल टू एलसीएम लो 13 कट गया कितना बचेगा बोलो 9, यहाँ ये कट गया क्या बचेगा 4, कितना आ गया 13/13 इक्वल टू 1। यानी ध्यान से समझो इस बात को, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट हो, जब उसके मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो कैसा भी तुम कोई मन में जो भी क्वेश्चन आ जाए, तुम 9 से 13 ले लो, इसको 15 ले लो, तुम 16 ले लो, इसको 16 ले लो, इसको 20 ले लो, तब भी तुम्हारा वैल्यू उसके 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि जो जीटा ए और जीटा बी का जो सम होगा किसी भी सॉल्यूशन में वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, और इसलिए किसी एक का वैल्यू 1 से ऑलवेज कम होगा। एक दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं और ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। 11th के जो स्टूडेंट्स हैं जो जेई वगैरह का तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, मेरे साथ बने रहे। और मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ मीटा वाला पे, तो वही है। और यहाँ से यूट्यूब की वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ डालेंगे, यहाँ प्रॉब्लम क्लास भी डालेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स करवाएंगे, कुछ टॉपिक्स को खत्म करने फिर इसका प्रॉब्लम टॉपिक मेरा चलेगा आने वाला तुरंत आना है, ताकि आप प्रॉब्लम क्लास में आराम से पढ़ें और क्वेश्चन को समझें। ठीक है, देखते रहिए फीडबैक एकेडमी।
किसी चैनल। थैंक यू।